बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मिलिटरीली इसमें क्या हुआ है, ये जो चाइना इंडिया के साथ जो लद्दाख के अंदर चाइना की फौजें आ गई हैं। उसके बाद बिलाल भाई आपको इसकी जो ओवरऑल पिक्चर है, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वो समझाएंगे थोड़ा सा। मिलिटरीली क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी बात बताने से पहले आपको जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, मैं उनको एक पुराना एक वाकया याद दिलाता हूँ। 1986 में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुए थे। ऑपरेशन ब्रास टैक्स क्या थे? बेसिकली ऑपरेशन ब्रास टैक्स ये थे कि इंडिया के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कृष्णा स्वामी सुंदर जी। कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन से पहले सुंदर जी डॉक्ट्राइन चलती थी। अब सुंदर जी डॉक्ट्राइन क्या थी? वो ये थी कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो साउथ से हमला करेगा और पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। इस मिलिट्री जो थिंकिंग थी उसको उन्होंने वैलिडेट करने के लिए एक ऑपरेशन जो था उसको डिवाइस किया, एक एक्सरसाइज जो थी उसको डिवाइस किया, और वो जो एक्सरसाइज थी उसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन ब्रास टैक्स। 1986 में इसको शुरू किया गया और उसमें क्या हुआ, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी इंडिया की हिस्ट्री की कि इसके अंदर उन्होंने 5 लाख इंडियन फौज जो थी उसको राजस्थान के एरिया में पाकिस्तान के बॉर्डर के तकरीबन 100 मील के फासले पे लाके बिठा दिया। अब अगर तो पाकिस्तान सोया रहता तो पाकिस्तान कहता कि ठीक है, इंडिया ने ऐलान किया कि वो एक ऑपरेशन कर रहा है, वो एक सिंपल एक्सरसाइज कर रहा है और वो अपनी एक्सरसाइज करके तो वापस चला जाएगा, अपनी फौजी जो है वो अपनी बैरक्स में वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जब भी कोई बड़ा मुल्क या आपका दुश्मन या आपका एडवर्सरी जब भी कभी एक्सरसाइज करता है तो उसके ऊपर आप नज़र रखते हैं, ऐसी नज़र रखते हैं, और वो जो मूव करता है उस जैसी सेम मूव आप एक्सरसाइज वो आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर अगला एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उस जैसी सेम मूव्स करते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया 5 लाख फौज जो है वो बॉर्डर पे ले आया था और उन्होंने कहा जी कि हम अपनी सिंपल एक्सरसाइज करें, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो 5 कोर जो कि कराची में बैठी हुई थी, पाकिस्तान ने उसको एक्टिवेट कर दिया और पूरे सिंध के सहरा के ऊपर वो ले आया। उसके बाद हमारी जो सदर्न एयर कमांड थी, पाकिस्तान सारी सदर्न एयर कमांड जो एयरफोर्स की थी उसको भी उसने एक्टिवेट कर दिया और उसको अपने पूरे के पूरे सदर्न कमांड के ऊपर जो है उसको अपनी जो बेसिस थी उनके ऊपर उसको फैला दिया। पंजाब का जो बॉर्डर था ऊपर वाले हिस्से में, वहां भी पाकिस्तान अपनी फौजें जो है वो बिल्कुल सामने ले आया था। होता यह है कि कभी भी आप जब दुश्मन आपका एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप उसको खाली नहीं जाने देते। क्यों? ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे पहले ये थी 86-87 के बाद, उसके बाद शायद लोगों को याद हो कि ज़ियाउल हक जो थे वो इंडिया के मैच देखने और फिर उसके बाद बातचीत हुई और मसला रफा दफा हो गया। 83 में क्या हुआ था? 83 में नेटो ने एक एक्सरसाइज की थी, एबल आर्चर 83। नेटो हर साल एक्सरसाइज करता था। डेफिनेटली नेटो आपको पता है कि रशिया के सोवियत यूनियन के खिलाफ था, एक अलायंस था यूरोपीय कंट्रीज का और जिसमें अमेरिका भी शामिल था। कि 83 में एबल आर्चर एक्सरसाइज हुई थी। उसमें ये जो नेटो कंट्रीज थी, इन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि 90,000 फौजी जो थे उनको रशिया के सोवियत यूनियन के बॉर्डर पर लाके तो ड्रॉप कर दिया। अपने टैंक्स जो थे वो डिप्लॉय कर लिए, अपनी आर्टिलरी थी वो डिप्लॉय कर ली, अपने जो एयर एसेट्स थे, अपने जो नेवी के बहरी जहाज थे, जो सबमरीन्स थे, उनको डिप्लॉय कर दिया। और रशिया ने उस वक्त क्या समझा कि अमेरिका और नेटो हमला करने लगे हैं सोवियत यूनियन पे। अगर सोवियत यूनियन सोया रहता तो हो भी सकता था कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो थी वो सोवियत यूनियन के अंदर दाखिल हो जाती और इन्वेजन कर देती। अब चाइना के, मैंने ही आपको 2 चीजें क्यों पिछली बताई हैं। अब हुआ क्या है, मुझे जैसे जैसे ये खबरें आती जा रही हैं तो आपको पता लगता रहता है कि ये हुआ क्या है। बेसिकली ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, ये इंडियन आर्मी का नहीं, इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। चाहे वो मुझे नहीं पूरे तरीके से पता कि उनकी जो इंटेलिजेंस वो रॉ जो है इन चीजों को देखता है या उनकी कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो देखती है। बेसिकली ये जो भी देखता है, चाहे वो इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस देखती है या उनकी रॉ इन चीजों को देखती है, जो भी देखती है ये उसका फेलियर है। एक चीज होती है C4I, शायद आप लोग जानते हो, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस। सबसे पहले होती है कमांड, फिर होता है कंट्रोल, फिर उसके बाद जिस तरह जंगें एडवांस होती गई तो उनमें क्या आता गया, उनके अंदर कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उन्होंने एक C3 बना लिया। फिर उसके अंदर उन्होंने देखा कि कंप्यूटर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उन्होंने एक उसको C4 कर दिया। साथ साथ इंटेलिजेंस चलती है। अब ये C4I में से इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप इसको इस तरह से समझें
कि हुआ क्या है कि चाइना ने अपने एरिया के अंदर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, और जिस तरह ही गर्मियां शुरू हुई चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। इंडियन इंटेलिजेंस ये समझने में फेल हो गई कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इंडियन इंटेलिजेंस ने अपनी आर्मी को बर वक्त ये नहीं बताया कि आपको इस वक्त उनके सामने जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना की जो इस वक्त आर्मी है वो इस वक्त ये एक्सरसाइज कर रही है, वो अपने जहाज इतने ले आई है, लेकिन उन्होंने उनको ये नहीं बताया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, एक दिन एकदम से, क्योंकि वो मोबिलाइज थी उनकी फौजें, उनके टैंक्स मोबिलाइज थे, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मोबिलाइज थे, बेसिकली उनकी सारी आर्मी मोबिलाइज थी। उनको पीछे से एक ऑर्डर आ गया कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चले जाएं और इस पॉइंट पे जाके आप बैठ जाएं। और वही हुआ, एकदम वो जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे उन्होंने वो एक्सरसाइज छोड़ दी और अपना मुंह, अगर सपोज उनका मुंह राइट की तरफ था, उन्होंने फौरन लेफ्ट की तरफ किया और अपने दुश्मन के एरिया में जाके एक जगह पे जहां पे उनके कमांडर्स ने उनको कहा वहां पे वो जाके बैठ गए। अब इंडिया जो मर्जी करता रहे, ये उसका इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये मैंने आपको जो दो बातें बताई हैं, अगर ब्रास टैग का फिर एंड क्या हुआ था, ब्रास टैग का फिर एंड ये हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी नजर थी इंडिया की एक्सरसाइजेस के ऊपर और पाकिस्तान ने उनको मजबूर कर दिया था और इसको जस्ट एक्सरसाइज ही रखें, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त ये बेसिकली एक्सरसाइजेज नहीं थी, ये पूरा एक इन्वेजन प्लान था। इंडिया इस इन्वेजन प्लान को चाइना की तरफ से नहीं समझ सका और मुझे नहीं पता कि ये उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इसको देखती है दुश्मन की फौजों को, या उनकी ये रॉ जो है दुश्मन की फौजों की मूवमेंट को देखती है। जो भी देखता है ये उनका एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक फेलियर है। अब अगली बात जो है वो बिलाल भाई आपको बताएंगे। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है कि आपको पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि चाइना की जो फोर्सेस हैं वो LAC क्रॉस करके जो हैं बिल्कुल अपनी जो उनकी परसेप्शन है, जो उनके डिमांड्स हैं, जिसका उन्होंने का मुतालबा है कि जी बेसिकली आपने जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेस किया है वो उनके एरिया में किया है, ये चाइना का क्लेम है और जिसके लिए उन्होंने अपनी फोर्सेस वो आगे ले आए हैं। अब दोस्तों इधर हमने आपके सामने ये तस्वीर आ रही होगी, आपने इसको बिल्कुल ऐसा समझना होगा कि जहाँ पे इंकर्जन हुई है इस तस्वीर के अंदर आपको देख रहे होंगे कि ये रेड डॉट्स हैं। एक है जो ये पैंगोंग लेक है और दूसरा ये बिल्कुल उसके ऊपर आपको हॉट स्प्रिंग्स नजर आ रहा होगा। जो हमने गौर करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जो रेड स्पॉट जिसको हमने देखना चाहिए वो आपको इस वक्त ऊपर नजर आ रहा होगा, गैलवान वैली। गैलवान वैली का आपने नाम बहुत सुना होगा इस जो सिनारियो से रिलेटेड कि गैलवान वैली में जो है चाइना की फोर्सेस बहुत आगे आ गई हैं। ये गैलवान वैली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक आपको एक सिंपल सी एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाती नजर आएगी। ये जो लाइन है इसको कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। ये जो रोड है ये बेसिकली दौलत बेग ओल्डी रोड तकरीबन कोई 150 किलोमीटर लंबी सड़क है। ये जाती है तकरीबन जो है कह लें कि दरिया है जिसको गैलोवन रिवर कहते हैं, और उसके साथ ये जाके एक जिस पॉइंट पे जाके ये रुक रही है उधर एक और रिवर है जिसको शियोक रिवर कहते हैं, तो वहां पे जाके ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। जो चाइना का क्लेम है, चाइना का क्लेम ये है, वो ये कहते हैं कि चूंकि गैलोवन जो रिवर है वो उनके अक्साई चीन के इलाके से फ्लो होके इस वैली में आता है, तो इसलिए उनका क्लेम इस पे बनता है। और वो इस हद तक आगे जाके कहते हैं कि जो श्योक रिवर है वो भी उनका इलाका है। अब दोस्तों जो हमने गौर करनी है इधर, जो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इस सड़क को देखते जाएं कि ये जिधर जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहां पे जाके एक जगह आती है जिसको काराकोरम पास कहते हैं। वो जो इलाका है वो भी चाइना का है। उसके साथ अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो वहां पे सियाचिन ग्लेशियर आपको नजर आ रहा होगा, और उसके लेफ्ट पे देखेंगे तो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान है। अब दोस्तों आपको जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि इंडिया जो इस वक्त खामोश है, जो उनकी फौज खामोश है, जो उनकी जो गवर्नमेंट खामोश है, वो इसलिए खामोश है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने जो रोड सीधा तकरीबन जो लॉजिस्टिकली जो उन्होंने बनाई थी, दौलत बेग ओल्डी रोड जो बनाई थी, वो जो है चाइना ने कैप्चर कर ली है, और उसका जो हमने डिस्टेंस मेजर किया था वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो इसीलिए इंडियंस जो हैं वो खामोश हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही और वो भुगला गए हैं इस एक्शन के ऊपर। जी दोस्तों, अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए कि दौलत बेग ओल्डी रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक एयर स्ट्रिप है। इस एयर स्ट्रिप पे इंडिया ने अपना C-130 जहाज जो है लैंड किया था। C-130 जहाज जो है वो एक ट्रांसपोर्टर है, उसके अंदर आप सप्लाईज अपनी भेजते हैं, और वो जो सप्लाईज है वो सियाचिन ग्लेशियर को दी जाती थी।
उस सप्लाईज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जो है वो सर्दियों में भी उसका जो है वो काम आता है। पेट्रोल नहीं आता, डीजल नहीं आता, लेकिन केरोसिन ऑयल बहुत जरूरी काम आता है। इतनी ऊंची एल्टीट्यूड पे सिर्फ केरोसिन ऑयल जलता है, इसके और भी ऑल्टरनेटिव होंगे, लेकिन फिल वक्त जो है वो केरोसिन काम आता है। ये चीज चाइना इस चीज को समझता था, और ये चीज पाकिस्तानी भी समझते हैं, लेकिन चाइना इस चीज को समझता था कि ये अगर होगा तो ये बहुत जो है उनके ऊपर मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेज जो है एडवांस कर दी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बात जो मैं आप दोस्तों को समझाना चाहूंगा वो ये है कि इंडिया अब जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी वो अपनी बात कर ले, वो उन्होंने ये इलाका खो दिया है और उसके अलावा उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक लास्ट में आपको चीज कहना चाहता हूं कि जब लास्ट ईयर 5 अगस्त को इंडिया ने 370 एब्रोगेट किया था, उनका जो आर्टिकल था जिसके मुताबिक उन्होंने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी में कह दिया था, जम्मू को एक यूनियन टेरिटरी कह दिया था और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी कह दिया था, तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, चाइना ने कुछ नहीं किया, और इंडिया भी समझ बैठा था कि ये कुछ भी नहीं करेंगे। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा माउंटेन वॉरफेयर से अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो माउंटेन वॉरफेयर ऐसी नहीं होती। अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हार्श मंथ होते हैं, इनमें बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। आजकल अगर मैं आपको बताऊं सियाचिन पे जो इस वक्त टेम्परेचर है वो वहां पे -15 है और ये गर्मी है। अब आप सोच लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उधर क्या टेम्परेचर होता होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वहां पे -40, -50, -60 टेम्परेचर चला जाता है। वहां पे इन दिनों में कोई जंग नहीं करता, इन दिनों में कोई कुछ नहीं करता। हुआ क्या है, चाइना ने इंतजार किया गर्मी का, जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई है उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान की है। मिलिट्री एक्सरसाइज बेसिकली वो दिखाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इंडिया को समझ नहीं आई, इंडियन इंटेलिजेंस उधर फेलियर हुई है और चाइना ने वो अपनी फौजें जो है वो LAC के दूसरी तरफ उतार दी हैं। अब इंडिया ढोल बजाए जो मर्जी करे, मुझे गाली दे, मुझे मत गाली देना, क्यों, ये आपके साथ हो चुका है, मुझे गाली देने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास इसका कोई सही आर्गुमेंट है तो वो प्लीज जरूर देना, पाकिस्तानियों को गाली मत देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।